Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to read class 8 social science subject history chapter 2 from trade to territory. It is also known as the British expansion, and here the whole chapter we are going to understand through our notes. So let's see what are the important headings. So first of all we have introduction. तो देखिए इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाए, किस तरह से वो इंडिया में एंटर हुए थे एज अ ट्रेडर्स, व्यापारियों के रूप में, और फिर किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे एक रूलर्स की तरह यहाँ पे राज करने लगे। तो इस क्या रीजन थे जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उन्होंने पूरा का पूरा जो इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जो भी एरिया से उनको कवर किया और उनपे रूल करना स्टार्ट किया, और ना कि रूल किया और काफी अरसे तक उन्होंने यहाँ पे राज किया। तो स्टार्ट करें जैसे औरंगजेब से। तो औरंगजेब से हमें पता है कि काफी ज्यादा पावरफुल मुगल रूलर्स रहा, सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स में काउंट होता था। ही स्टैब्लिश, उसने काफी सारा कंट्रोल अपना स्टैब्लिश किया बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरीज में, जिसको इंडिया कहते हैं। और उनकी डेथ के बाद 1707 के बाद, उसकी डेथ के बाद मैंने जो मुगल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार बोला जाता था उस टाइम, जो भी जमींदार थे, उन्होंने स्टार्ट कर लिया अपना पूरी की पूरी अथॉरिटी स्टार्ट कर ली। उन्होंने काफी सारे रीजनल किंगडम्स को भी स्टैब्लिश कर लिया, वो रूल करने लगे उसके बाद। और एक पावरफुल रीजनल किंगडम्स के तरह ही पूरा का पूरा वेरियस पार्ट जो इंडिया के थे वो उभर के आए। इसमें से एक दिल्ली भी था। दिल्ली भी ऐसा नहीं कि काफी लंबे ऐसे तक ये नहीं कि उसकी पहचान नहीं रही। तो दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो काफी टाइम तक ये नहीं था कि दिल्ली एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। बट बाई द सेकेंड हाफ, अगर सेकेंड हाफ की बात करें 18th सेंचुरी की, तो एक न्यू पावर के रूप में इमर्ज हुआ एक पूरा से पूरे पॉलिटिकल हॉरिजॉन, और वो पॉलिटिकल हॉरिजॉन था ब्रिटिश का। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे एकदम लाइन देखिए किस तरह से स्टार्टिंग में एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह आया और किस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी एक टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया, किस तरह से एक वास्ट एम्पायर के वो मास्टर बन बैठे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई और व्यापार किस तरह से इसने स्टार्ट किया। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर के द्वारा एक रॉयल ऑर्डर होता है जो कि उन्होंने प्राप्त किया रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, और इसमें उनको पूरा एक सोल राइट मिल गया कि वो अब व्यापार कर सकते हैं ईस्ट कंट्रीज के साथ। और इसके साथ ही उनका ये भी था कि उनको किसी और कंट्रीज के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। अगर ये राइट इस तरह से मिल जाता तो एक वो खुले तौर पे यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। तो इस राइट के जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो है कंपनी आराम से यहाँ पे अक्रॉस ओशंस आ सकती थी और अपना व्यापार कर सकती थी। यहाँ से कम दामों पे सामान खरीद के यूरोप में वहां पे जाके काफी हाई रेट पे चीजों को बेच सकती थी और उससे वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती थी। और ये कंपनी को हमेशा डर था कि ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो बिना किसी डर के, बिना जब कोई कंपटीशन वाली दूसरी कंपनी यहाँ पे ट्रेड ना कर रही हो, तभी वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, अदरवाइज वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उन दिनों तभी प्रॉफिट कमा सकती थी जब कोई बाहरी एक्सक्लूडिंग कोई कंपटीशन ना हो, दूसरी कोई कॉम्पिटिटर ना हो जो कि उनसे कम दामों पे सामान खरीदे और काफी हाई रेट पे अदर कंट्रीज में बेचे। अगर इस तरह के अदर कॉम्पिटिटर्स होंगे तो फिर इनको प्रॉफिट नहीं अर्न होता। तो रॉयल चार्टर इसी तरह से उनको प्रिवेंट करता था अदर यूरोपियन पावर्स को कि जब एक को राइट मिला तो अदर जो यूरोपियन पावर्स हैं वो यहाँ पे आके व्यापार नहीं कर सकती है ईस्टर्न मार्केट्स में। तो इस वजह से रॉयल चार्टर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। विदाउट इसके आप उनको परमिशन ही नहीं होती थी कि वो किसी तरह का व्यापार कर सके। बट जब तक फर्स्ट इंग्लिश शिप की, जब तक ये पहला एक इंग्लिश जहाज जब तक सेल्ड करके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को क्रॉस करके, फिर कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके, फिर इंडियन ओशन को क्रॉस करके जब तक इंडिया आता, तो उससे पहले काफी पहले जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाल के लोग थे, वो पहले ही आके उन्होंने अपना पूरा का पूरा व्यापार जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली उनका जो बेस रहा वो गोवा, तो वहां पे उन्होंने पहले से अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले ही। फिर इसके बाद जैसे किसने ये इन्वेंट किया, ठीक है, रास्ता तो वास्को ड गामा जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, उसने काफी पहले ये पूरा का पूरा सी रोड की किस तरह से इंडिया में पहुंचना है वो 1498 में डिस्कवर कर लिया था। इसके बाद साथ ही अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थे उन्होंने भी काफी एक्सप्लोर कर लिया था, काफी सारा ट्रेड की कौन सा रास्ता है वो इन्होंने भी पता कर लिया था इंडियन ओशन में। सोन द फ्रेंच, उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी जो थे वो भी स्क्रीन में आ गए, वो भी व्यापार करने के इरादे से यहाँ पे आए।
तो फिर जब प्रॉब्लम जो थी वो कंपनीज में इस तरह से स्टार्ट हो गई कि हर कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड था यहाँ का सामान खरीदने में और ऊंचे दामों पे अपने वहां पे जाके बेचने के लिए। और यहाँ इंडिया से फाइन क्वालिटी जो कॉटन की थी, सिल्क था यहाँ का इंडिया का काफी फेमस था, जो उसकी काफी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। पेपर हुआ, क्लॉव्स हुए, कार्डामम, सिनेमन जैसे जो मसाले थे वो काफी ज्यादा डिमांड में थे वहां पे। तो कंपटीशन बिल्कुल, जब इतनी सारी चीजों का एक साथ डिमांड हो, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल रही हैं, दालचीनी हो गई आपकी, यहाँ पे काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई, तो इस वजह से इन डिमांड के साथ ही कंपटीशन काफी हाई रहा यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था। और ये प्रॉफिट तब तक पॉसिबल नहीं था कि जब तक इतने सारे कॉम्पिटिटर्स लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके वजह से कि किसका यहाँ पे पावरफुल एक वर्चस्व स्थापित रहना चाहिए, कौन ट्रेड करेगा, इसके लिए काफी सारी उनमें आपस में भी काफी सारी बैटल्स हुई, लड़ाइयां हुई, और एक दूसरे के किस तरह से वो जहाज डुबादिया करते थे, किस तरह से ब्लॉक कर देते थे रूट। तो ये उनके अपने खुद के एक स्ट्रैटेजीज होती थी। फिर धीरे धीरे इसी तरह से ट्रेड के साथ आर्म्स और वेपन्स भी आने लगे, कि कैसे वो अपने जो फोर्टिफिकेशन करते थे, किलेबंदी करते थे, अपने इलाकों को बचाते थे ताकि ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकें। तो इस वजह से काफी ज्यादा मात्रा में उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोकल रूलर्स जो यहाँ के इंडिया के थे उनसे भी काफी जो बातें बनने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे व्यापार के साथ जो है ये तरह के आर्म्स को भी लेके आने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से, देखिए अब नेक्स्ट आइडिया आ रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से जो व्यापार को बंगाल में स्टैब्लिश किया, किस तरह से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप हुई वो बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में 1651 में। तो यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन, आराम से काफी सारे आपके क्वेश्चन बनते जाते हैं कि अगर रिवर की बात करें तो कहाँ पे थी ये हुगली रिवर। तो और सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो कहाँ सेटअप हुई, तो ये हुई थी रिवर हुगली इन 1651 में सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी। और हुगली रिवर जैसे कि वेस्ट बंगाल में बहती है ये रिवर। तो ये जो था बेस बन गया कंपनी के ट्रेडर्स का, और उसको उस टाइम फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था। जो पूरे के पूरे जो यहाँ पे कंपनी ट्रेडर्स थे जो इसको ऑपरेट करते थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था। यहाँ पे फैक्ट्री में एक वेयर हाउस, एक स्टोरेज हाउस भी था जहाँ पे बना बनाया तैयार माल रखा जाता था जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है दूसरी जगह। और यहाँ पे जो कंपनी ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे इन ऑफिस में बैठते थे। इसके साथ ही देखा जाए तो काफी ज्यादा ट्रेड एक्सपेंड हो गया, कंपनी के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स से वो यहाँ पे आने लगे, फैक्ट्री के नियर सेटल होने लगे। 1696 में यहाँ बिगन हुआ एक बिल्डिंग ऑफ फॉर्ट अराउंड दी सेटलमेंट की, पूरे एरिया को किलेबंदी कर दी गई, किले बना दिए गए। और उसके 2 साल बाद ही मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देके, ठीक है, उनको रिश्वत देके इवन कंपनी ने जमींदारी राइट्स भी हासिल कर लिया 3 विलेजेस में। और इसमें से देखिए वन ऑफ दिस वॉज, इनमें से एक था कालीकत्ता, जिससे कि बाद में ये सिटी काफी ग्रो हुई, जिससे बाद में इसका नाम हुआ कलकत्ता, और फिर आज इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कोलकाता, इस नाम से आज हम जानते हैं। इट ऑल्सो persuaded the मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इसके साथ ही जो मुगल एम्पायर औरंगजेब था उसने भी एक फरमान, जो एक रॉयल ऑर्डर होता है, वो ग्रांट किया था कंपनी को, कि कंपनी को पूरा एक अधिकार है कि वो फ्री ट्रेड कर सकता है, मतलब बिना किसी कोई टैक्स दिए वो ट्रेड फ्री, ट्रेड ड्यूटी फ्री एक तरह से बिजनेस कर सकता है बिना किसी टैक्स को दिए हुए। तो ये जो फरमान था इसमें सिर्फ औरंगजेब ने अधिकार दिया था कंपनी को, ना कि उसके जो ऑफिसर्स थे उनको। तो इसकी आड़ में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ऑफिसर्स थे वो भी अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करने लगे, और वो भी बिना किसी कर को दिए हुए, बिना किसी ड्यूटी को दिए हुए, बिना किसी टैक्स को दिए हुए। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो एडमिनिस्ट्रेशन था औरंगजेब का उसको काफी लॉस होने लगा। और क्योंकि उनसे बोला गया कि आप टैक्स दो, पर उन्होंने मना कर दिया टैक्स देने से। तो इस तरह से काफी ज्यादा बोझ पड़ गया, क्योंकि रेवेन्यू इतना आने नहीं लगा, इतना लॉस हो गया बंगाल में। तो इस वजह से देखिए नवाब जो थे बंगाल के, वो मुर्शिद कुली खान, वो चुप नहीं रहने वाले थे इस बात पे, और उन्होंने क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट करते, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया इससे रिलेटेड। तो अब हम ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, तो किस तरह से ट्रेड के थ्रू धीरे धीरे बैटल्स, लड़ाइयां शुरू हो गई। तो 13वीं सेंचुरी में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कंपनी और नवाब के बीच में, और बंगाल में काफी से इंटेंसिफाइड सिचुएशन हो गई। और जब औरंगजेब की डेथ होगी उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो भी फ्री हो गए, इस तरह से अपनी पावर जो सेल्फ उनकी ऑटोनॉमी थी उसको और उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि उनको अपनी अपनी रीजनल पावर्स जो थी उसको यूज करना था। तो इसमें एक नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने जिनके बाद राज किया अली वर्दी खान ने, उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो
यहाँ के नवाब बने बंगाल के। और ये ईच वन ऑफ दैम अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों काफी स्ट्रॉन्ग रूलर रहे और इन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम किसी तरह का कोई अधिकार जो है कंपनी को नहीं देंगे, कोई कंसेशन नहीं देंगे। उनको जो वो डिमांड कर रहे हैं, लास्ट ट्रिब्यूट जो मांग रहे हैं या फिर कंपनी के राइट मांग रहे हैं ट्रेड पे, उनको भी मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। इवन जो वो कॉइन्स को मिंट कर रहे हैं उनके लिए मना कर दिया। उनको हर तरह से हर चीज के लिए उन्होंने मना कर दिया, किसी तरह का फोर्टिफिकेशन उनको नहीं करने दिया, किलेबंदी नहीं करने दी उनको। तो इस तरह से इसके अगेंस्ट कंपनी ने भी कुछ क्लेम करे उनपे। उनका कहना था कि जो किस तरह से बंगाल में गवर्नमेंट जो है उनसे ह्यूज रेवेन्यू मांग रही है, जो पहले डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा मांग रहे तो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो नवाबों को क्रिटिसाइज किया गया, उनको जो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे गए उनको मना किया गया कि हम इस तरह के टैक्स नहीं देंगे। तो इन्होंने भी पूरी कोशिश की, इस तरह कंपनी के ऑफिसर्स ने की, किस तरह से उन्होंने नवाबों को ह्यूमिलेट करने की पूरी भरपूर कोशिश की। बट जो कंपनी ने इस बार डिक्लेयर, तो कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग टू अनजस्ट डिमांड जो लोकल ऑफिसर्स की थी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव। पर इनके अकॉर्डिंग ये भी था कि अगर ये ड्यूटीज लगती गई, इस तरह से उनको टैक्स देना पड़ा, तो ये तो वो समझ गए थे कि उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के जो टैक्सेस जो नवाब वहां पे लगा रहे कि हमें टैक्सेस देने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ व्यापार करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनको टैक्स देने पड़ेगा। तो उसके लिए वो राजी नहीं थे। तो इस वजह से इट वॉज ऑल्सो, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट। तो ये तो बात वो समझ गए थे कि पहली बात उन्हें वो टैक्स नहीं देना, क्योंकि अगर वो टैक्स देंगे तो वो खुद अपना ज्यादा फायदा नहीं कमा पाएंगे। दूसरी बात, टैक्स देने से बचने के लिए उन्हें लार्ज सेटलमेंट्स यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा विलेजेस को खरीदना पड़ेगा और किले बनाने पड़ेंगे। इसके साथ ही वो ये भी समझते थे कि आप काफी लड़ाइयां भी उन्हें लड़नी पड़ सकती हैं। तो इसी का एक उदाहरण है बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी काफी इंपॉर्टेंट है। और जब अली वर्दी खान जब 1756 में मर गया तो उसके बाद सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बना बंगाल का। और कंपनी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि उनको एक ऐसा रूलर चाहिए था जो एक परफेक्ट रूलर हो, एक कठपुतली रूलर हो, कि जैसा वो चाहे वैसे ही वो रूलर कर दे, ठीक है, अपनी मर्जी अपना दिमाग ना चलाए। तो इनको ऐसा एक रूलर चाहिए था। बट सिराजुद्दौला इसके जस्ट अपोजिट था, ठीक है। तो उसने काफी ज्यादा इन लोगों को स्ट्रिक्टनेस दिखाई और काफी सारी चीजों पे इन पे प्रतिबंध लगाया, जो कि कंपनी को कभी ये चीज भाई नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा और वो हमेशा सिराजुद्दौला के अगेंस्ट रहे। तो जो भी उसकी पॉलिसीज थी उनके खिलाफ रहे। तो इस तरह से एक बड़ा दुश्मन की तरह सिराजुद्दौला इनके लिए काउंट होता था। फिर सिराजुद्दौला ने कंपनी के देखिए किस तरह की चीजों को एकदम बंद कर दिया। पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे जो कि डोमिनेशन कर सकते थे ये लोग आगे, और उसको बंद कर दिया। फोर्टिफिकेशन इनका रोक दिया गया। जो भी ये जो रेवेन्यूज दे थे उनको बोला गया कि आपको रेवेन्यू पे करना ही करना है। और काफी सारे नेगोशिएशंस हुए बट वो फेल ही रहे नेगोशिएशंस। फिर नवाब ने जब ये सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए तो नवाब ने मार्च किया, क्योंकि कंपनी इन सब चीजों के लिए एग्री नहीं थी कि वो रेवेन्यू दे, तो उन्होंने तो पूरा रिफ्यूज कर दिया था। तो जब ये चीजें नहीं हो पाई तो नवाब ने पूरे अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार पे थी उस पर अटैक किया। उसके काफी सारे कंपनी ऑफिसर्स को कैप्चर किया। पूरा का पूरा जो वेयर हाउस था जिसमें सामान बना बनाया था और एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार था, उसको पूरा का पूरा लॉक कर दिया। इंग्लिश जो मैन थे उनको डिसआर्म कर दिया, ब्लॉकेट कर दिया इंग्लिश शिप को। तो इस तरह से पूरी पूरी एक्टिविटीज सिराजुद्दौला ने की। अब ये भी समझना है कि देखिए इंग्लिश जो थे अंग्रेज थे वो भी चुप नहीं रहने वाले थे एक्टिविटी पे। और जब ये खबर मिली कि कलकत्ता में इस तरह से कंट्रोल जो पूरा का पूरा जो कंपनी पोर्ट है वहां पे सिराजुद्दौला ने किस तरह से कंट्रोल कर लिया, तो ये सुनने के बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स थे मद्रास में, वहां से एक पूरी की पूरी फोर्स जो है वो भेजी गई कलकत्ता में एक नेवल एक्शन के थ्रू किस तरह से इसको फिर से वापस लिया जाए। और इसका जो कमांडर था, लीडर कह सकते हो आप, जो उसने इसको पूरे के पूरे कमांड किया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पे रहा। तो नवाब के अगेंस्ट ये इन्होंने पूरा का पूरा युद्ध एक तरह से लड़ा। उसको ही हम युद्ध को बोलते हैं 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। तो ये ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लेड किया था। कंपनी के आर्मी के ये लीडर थे और किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। तो ये इन दोनों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ। और प्लासी अगर देखा जाए तो प्लासी इनका अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद कराया प्लासी, अदरवाइज इसका हिंदी में एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो पलाशी है। पलाशी जो वर्ड है एक पलाश ट्री है जिसमें एक ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स लगते हैं। और इन रेड फ्लावर्स से जो होली में हम लोग गुलाल यूज करते हैं, जो होली खेलते हैं उसमें गुलाल यूज करते हैं, वास्तव में वो इन्हीं फ्लावर से बनता है। तो वास्तव में इसका नाम पलाश है। और पलाशी और पलाश, क्योंकि ये पलाशी जो वर्ड है ये पलाश ट्री से आया है जिसमें रेड फ्लावर्स लगते हैं जो कि गुलाल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो पर जब इन्होंने अंग्रेजों ने इनको यूज किया तो उन्होंने प्लासी कर दिया इसको, ठीक है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि कठपुतली जिसको दूसरे के इशारे पे चलाया जाता है। फिर इस तरह से
नवाब की इसमें हार हुई क्योंकि जो इसका कमांडर था सिराजुद्दौला की फोर्स का जो कमांडर था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था बैटल में। उसने युद्ध ही नहीं लड़ा है। तो एक समझ सकते हैं जब एक इतनी बड़ी फोर्स जिसका कमांडर ही युद्ध में नहीं उतरा हो तो वो उसने धोखा दे दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला, क्योंकि वो पहले से ही क्लाइव के साथ मिल गया था और वहां पे उसने एक वादा ले लिया था कि सिराजुद्दौला के बाद उसे वहां का नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। तो इस लालच में उसने यहाँ पे धोखा दिया और सिराजुद्दौला पकड़ा गया और उसको बाद में मार दिया गया। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हुई। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मीर जाफर अगर ये नहीं करता तो शायद ये जो इतना बड़ा उनका एम्पायर यहाँ पे क्रिएट हुआ वो शायद नहीं हो पाता। फिर सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर जो है वहां का नवाब बना बंगाल का। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वही समझिए कि जिस तरह से चाहते थे कंपनी, उस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, पपेट रूलर मिल गया। जो जैसे वो चाहते थे कंपनी ऑफिसर वैसे मीर जाफर करता था। अगर कभी वो कंप्लेन करता था तो एक बार ऐसा भी हुआ कि मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करने का चाहा क्योंकि कंपनी बार बार उसी से टैक्स मांग रही थी उल्टा। तो जब इतना नहीं हो पाया तो जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी ने उसको हटा दिया, उसकी जगह मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया बंगाल का। मीर कासिम ने भी इसके साथ ही देखिए, मीर कासिम ने भी जब कंप्लेन करी तो उसको भी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जब बैटल हुआ एक बक्सर में, उसको तब यहाँ पे मीर कासिम की हार हो गई और फिर से मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया गया। इसके बाद जो नवाब क्यों इसको दोबारा बना दिया, क्योंकि फिर इसने फिर एग्री कर लिया कि मैं कंपनी को, क्योंकि एक होता था कि एक रिश्वत के तौर पे कि हाँ आप मुझे गद्दी दे दो तो मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। तो इस लालच में कंपनी ने इसको फिर से वहां का नवाब बना दिया और इस बार इसने प्रॉमिस किया कि ये 500,000 एवरी मंथ, हर मंथ जो है कंपनी को इतना बड़ा अमाउंट देगा, जो कि अमाउंट ये जो है फोर्स पे वो लोग खर्च करते थे, वॉर्स वगैरह में जितना भी खर्चा होता था। और इस तरह से और भी डिमांड हुई कंपनी की कि हमें ट्रेड में और छूट चाहिए, हम कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। तो देखिए कितना टाइम एकदम चेंज हो गया कि सिराजुद्दौला के टाइम में बोला गया था कि कंपनी उनको पैसा देगी, अब किस तरह से पूरी की पूरी जो कंडीशन थी वो अपोजिट होगी कि जो नवाब थे बंगाल के वो कंपनी को ही उल्टा पैसा दे देते। तो मीर जाफर के जब डैड ये डाइड हो गया 1765 में, तो जो कंपनी का पूरा मूड चेंज हो गया। उन्होंने किस तरह से जो भी वर्क किया था, जो पपेट वाला जो काम था वो किस तरह से उनका फेल्ड हो गया। क्लाइव ने डिक्लेयर भी किया था कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आर्टिस्ट, कि हम खुद क्यों ना नवाब बन जाए यहाँ से। तो फाइनली 1765 में मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। और जिस तरह से कि कितने पावरफुल जो भी राजा और महाराजा वहां पे थे मुगल एम्पायर के धीरे धीरे खत्म ही होते गए, तो फिर लास्ट में इन्होंने शक्ति के बल पे कह सकते हो कि मुगल एम्पायर ने कंपनी को ही अपॉइंट कर दिया एज दी दीवान, क्योंकि अब वहां कोई भी नवाब नहीं बचा। तो यही बंगाल जो प्रोविंसेस थी उस टाइम, तो मद्रास, बंगाल और बॉम्बे 3 प्रोविंसेस ज्यादा मेन थी। तो अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा का पूरा जो एक दीवानशिप उनको वहां मिल गई कि वो अब वहां के हेड बन गए बंगाल के, कि जिस तरह से जिस भी तरह चाहे वो वहां पे रूल कर सकते हैं। तो अब तो पूरी आजादी इनको मिल गई जब दीवानी इनके हाथ में आ गई। तो एक ओहदा मिल गया इनके कि ठीक है अब तो हमें पूरा राज ही करना है। तो इन्होंने वास्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनके लिए सोर्स बन गया बंगाल एक तरह का कि यहाँ से ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बिल्कुल वही चीज फाइनली भी देखी, जब स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब बिजनेस और ट्रेड एक्सपेंड हुआ तो पहले जब बिजनेस होता था तो एक्सचेंज में होता था कि यहाँ से आप मसाले लो और रिटर्न में आप यहाँ गोल्ड और सिल्वर दो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए व्यापार में एक्सचेंज होता है तो मनी उस टाइम करेंसी तो होती नहीं थी, तो लोग व्यापार किस तरह से थे, बार्टर सिस्टम होता था कि विदाउट द यूज ऑफ मनी एक्सचेंज द थिंग्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना किसी पैसों के चीजों को एक्सचेंज करने की चीजों के द्वारा ये लोग व्यापार करते थे। तो यहाँ से स्पाइसेस खरीदते थे और बदले में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर देते थे। बट अब ये चीजें कम हो गई क्योंकि अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक तरह से हर चीजों को ले जाते थे और धीरे धीरे जो इंडिया का गोल्ड वोल्ड था वो भी सब यहाँ से लूट के लोग ले गए। तो बैटल प्लासी में इसका अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला। साथ ही किस तरह से दीवानीशिप इनको मिल गई और धीरे धीरे फिर रेवेन्यूज भी कलेक्ट करने लगे, परचेज करने लगे, कॉटन सिल्क टेक्सटाइल भी यहाँ से इंडिया से, और इस तरह से मेंटेन रखने लगे। जो कंपनी के जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, उनको ही मेंटेन करने लगे। चारों तरफ किले बंदी बनाने, किले जो है फोर्ट वगैरह बिल्डिंग्स बनाने लगे और इन सब का पैसा जो है एक्चुअली वो यहीं के जनता से यहाँ टैक्स के थ्रू लिया जाता था। और काफी सारे ऑफिसेज भी इन्होंने कलकत्ता में बना लिए। इसके बाद देखिए धीरे धीरे किस तरह से कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो किस तरह से खुद नवाब बन गए, ठीक है, नवाब जो वर्ड है। तो अब ये देखिए यहाँ नवाब से क्या मतलब होता है अगर हम समझे तो नवाब का मतलब होता है एस्पायर टू पावर, कि किस तरह से आप एक पावरफुल बन जाओ, ताकतवर बन जाओ, एक ग्रेट अथॉरिटी में आ जाओ आप और आपके काफी सारे सर्वेंट्स हो जो आपका कहना माने। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक्चुअल जो नवाब थे बंगाल के
उनको फोर्स होना पड़ा, अपना लैंड वैंड सब जो भी उनके संपत्ति थी वो उन्होंने कंपनी ऑफिसर्स को दे दी। इवन रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है कि इनके पास खुद के पास इतनी ज्यादा, जब वो यहाँ पे आए थे मद्रास में तो इंग्लैंड से 1743 में, तब इनकी एज थी 18, और जब ये 1767 में जब इंडिया इन्होंने छोड़ा तो इनके पास 401,102 पौंड की संपत्ति थी। तो अभी सोचने में आता है कि इतनी ज्यादा संपत्ति इनके पास कैसे आई। तो ये भी कहा गया कि जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम वो काफी करप्टेड था। कई सारे जो अफसर थे, ना कि रॉबर्ट क्लाइव की, काफी सारे अफसरों ने भी यहाँ पे काफी सारा पैसा कमाया और बाद में अपनी जिंदगी बहुत आराम पूर्वक वहां पे बिताई अपने देश में जाके। तो जब ये अपॉइंट हुए थे गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 में, तब इनके पास इतनी संपत्ति थी। और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी सस्पिशियस रहे ये रॉबर्ट क्लाइव की, इनकी संपत्ति इतनी कहाँ से आई। उसके बाद इनको वहां पे बिल्कुल ठीक है कि क्लियर होता था कि कोई इन्होंने शायद करप्शन नहीं किया है, बट फिर भी इन्होंने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद बाकी और काफी सारे कंपनी ऑफिसर्स की बात करें तो ऐसा नहीं था कि सभी भ्रष्ट थे, काफी सारे ऑनेस्ट भी थे जो कि मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए थे। तो सबके लिए कह नहीं सकते, बट जो अच्छे थे, मतलब जो कह सकते हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया था, बाद में उन्होंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ ब्रिटेन में जाके काफी अच्छे से लाइफ एंजॉय की, अपनी बिताई। और इसी वजह से इन्होंने अपने खुद के लिए, क्योंकि इतना सारा पैसा कमाने के बाद ये खुद अपने आप ही नवाब वहां पे बन गए। और यहाँ वहां पे इनको, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया में तो नवाब वर्ड है, पर जब ये वहां लौटे ब्रिटेन में तो वहां पे इन्होंने अपने आप को नवाब, ठीक है, क्योंकि जब ये अंग्रेजी में उसको ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उसका वर्ड का कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो इंग्लिश वर्जन में जो सर्वेंट्स ये लोग रखते थे अपने लिए, तो वो सर्वेंट्स इनको नवाब वर्ड से संबोधित करते थे। कंपनी रूल किस तरह से एक्सपेंड होता गया धीरे धीरे। इसके साथ ही देखिए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक हर जगह अननोन टेरिटरी हो चाहे कहीं भी हो, तो एक तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड से इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया में इन्फ्लुएंस किया, इंडिया के किंगडम को एनेक्स किया। बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 में, किस तरह से कंपनी ने अपॉइंट किए रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स, दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इन्होंने जगह जगह पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स हायर कर दिए, उनको जॉब दी, और उनकी जॉब यही थी कि कंपनी की अच्छे के लिए वो काम करते रहे। और थ्रू द रेजिडेंट, जो यहाँ पे जो भी राजा थे कुछ भी प्रांत में, तो उन्होंने भी इनके अंदर ही रहना, काम करना पसंद किया। उनको डर था कि अगर वो उनके अगेंस्ट जाएंगे तो शायद उनकी टेरिटरीज भी ये लोग छीन लें। इसके बाद ही कई सारे देखिए इस तरह से कई सारे राज्यों ने जो राजाओं के अंतर्गत आते थे, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी कबूल कर ली। और सब्सिडरी अलायंस क्या थी कि इसके अकॉर्डिंग कि इस टाइम के इस अलायंस के अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर्स थे वो वर नॉट अलाउड कि अब वो अपने इंडिपेंडेंटली रूल नहीं कर सकते, अपने इंडिपेंडेंटली आर्म फोर्सेस नहीं रख सकते, बल्कि वो राजा तो वहां बने रहेंगे, बट उनको हर मंथ या हर साल कुछ तरह का पैसा, कुछ टैक्स उनको देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। और उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट रिटर्न में वो लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, देखिए एक तरह का प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे दूसरे राजाओं के आक्रमण से, दूसरी कंपनी उसके आक्रमण से यहाँ पे। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही अपने राज्यों में ब्रिटिशर्स को ऑफर दिया, और वहां पे ये ब्रिटिशर्स उनके राज्यों में बस गए, उनकी सेना वहां पे काफी मात्रा में लगा दी गई। और धीरे धीरे अगर कोई राजा विद्रोह करता था या थोड़ा सा वीक होता था तो इन लोगों ने उनके राज्यों को हथिया लिया। इसी तरह की एक स्टोरी देखिए टीपू सुल्तान की, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट मिलिट्री का कॉन्फ्रेंटेशन हुआ काफी सारे, क्योंकि इन्हें अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को स्टैब्लिश करना था इंडिया में। तो हर एक राज्य का जो राजा था, हर कोई अलग अलग था। किसी ने सब्सिडरी जो अलायंस थी कबूल करी, कईयों ने नहीं भी करी है। तो जिन्होंने नहीं करी तो वास्तव में उनको लड़ना पड़ा। तो ऐसी एक स्टोरी है हैदर अली की, जो कि मैसूर के राजा थे। उसके बाद उनका जो फेमस बेटा, जो काफी फेमस रहे, अपनी बहादुरी की है, टीपू सुल्तान। तो इन्होंने बिल्कुल ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ। और जो भी मालाबार कोस्ट पे जो भी बिजनेस होता था, कंपनी जो भी परचेज करती थी पेपर और कार्डामम, वो इन्होंने मना कर दिया। जो भी टीपू सुल्तान ने बिल्कुल एक्सपोर्ट, जो भी सैंडलवुड था, पेपर था, जो कार्डामम था, जो लोकल मर्चेंट्स इनको बेचते थे, उनको मना कर दिया था। तो इस तरह से अब इनका व्यापार में कुछ आने लगा, फर्क आने लगा कि अब इनको चीजें सस्ते दामों पर मिल नहीं रही थी। इसके बाद जो हैदर और टीपू काफी एम्बिशियस थे, एरोगेंट, मतलब ये इनके अकॉर्डिंग था कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो हैदर और टीपू सुल्तान है वो काफी एम्बिशियस है, काफी घमंडी और डेंजरस रूलर्स हैं, जिनके वजह से इनको काफी लॉस हो रहा है। और साथ ही जो हैदर और टीपू की काफी ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप जो था वो देखा गया फ्रेंच लोगों के साथ, और उनको मदद भी मिल सकती थी इनके खिलाफ लड़ने में। और इसी तरह से 4 वॉर्स हुए मैसूर में, और लास्ट में जो बैटल हुई सेरिंगपट्टनम में, ये काफी फेमस विक्ट्री रही।
और इसी बैटल में जो है टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर जो था वो अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वॉरियर्स एंड a subsidiary alliance was imposed on the state. इस बार टीपू सुल्तान की मौत के बाद ही जो कैपिटल थी Seringapatam on 4th May 1799, the company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles. But in 1792 देखा जाए तो attacked by the combined forces of Marathas, Nizam of Hyderabad and the company, Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostages. तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। और किस तरह से देखिए टाइगर ऑफ मैसूर, क्योंकि इन्होंने एक बार इनकी बैटल हुई थी टाइगर के साथ जिसमें टाइगर को उन्होंने मार जाता, तो इस वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। वॉर विद द मराठास के साथ जब वॉर हुआ तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठास को जो ड्रीम था कि वो दिल्ली पे रूल करेंगे वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया, क्योंकि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने पावरफुल होंगे। उसके बाद जो चीफ इनके डिफरेंट चीफ जो सरदार जो थे बिलोंग करते थे डिफरेंट डायनेस्टीज को, उनको डिफरेंट जगहों पे इन्होंने अंग्रेजों ने उनको अलग अलग जगहों पे भेज दिया, जैसे सिंधिया होलकर गायकवाड़ और पहुंचते थे। फिर इसके साथ ही जो इनके हेड थे पेशवा प्रिंसिपल जो मिनिस्टर थे उनके अंदर ही हेड बेस पुणे में उनको भेज दिया गया। मैगजी सिंधिया एंड नाना फंडिस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स केसमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरीज के अकॉर्डिंग। बाद में फर्स्ट वॉर एंडेड हुआ 1782 में ट्रीटी ऑफ सरबाई के साथ ही, और किसी की कोई विक्ट्री यहाँ पे नहीं हुई मराठा और अंग्रेजों के बीच में। फिर सेकंड जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से 05 तक, तो वो डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ा गया और ब्रिटिश ने वहां पे उड़ीसा को गेन कर लिया, जो भी यमुना रिवर का जितना भी टेरिटरी थी नॉर्थ साइड के आगरा और दिल्ली को ले लिया। थर्ड जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1870 से 19 तक, तो क्रश उसमें भी मराठा पावर बहुत बुरी तरह हार गई और जो पेशवा थे उसको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया, उनको बिठूर नियर कानपुर में पेंशन पे भेज दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे कंपनी ने पूरे जो विंध्या एरिया था वहां पे उसकी टेरिटरीज पे कंट्रोल कर लिया। फिर देखिए क्लेम टू पैरामाउंटेंसी में क्या हुआ, तो यहाँ पे क्लियर अर्ली 19th सेंचुरी तक देखें तो कंपनी का काफी सारे एग्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 से 1823 तक रहे, उसने एक न्यू पैरामाउंटेंसी पॉलिसी स्टैब्लिश की, स्टार्ट की, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखिए क्या चीजें स्टार्ट की। उनका मानना था कि वो हमेशा कंपनी को हाई अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी बनाना चाहते हैं, इंडिया पे राज करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। इसका एक एग्जांपल है कि ब्रिटिश ने ट्राई किया था, एक स्मॉल स्टेट था कितूर जो कि कर्नाटका में है, उसकी रानी थी रानी चिन्नेमा, तो उन्होंने इसके खिलाफ हथियार उठा लिए थे और उन्होंने ये एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। उनको 1824 में गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनको प्रिजन में डाल दिया गया, वहां पे वो 1829 में मर गई। बट उसके बाद देखिए रैना एक पूरा चौकीदार था संगोली इन कुतूर में, उसने ये रेजिस्टेंस को लागू फॉलो किया बिल्कुल, और उसने भी पॉपुलर सपोर्ट प्राप्त किया और लड़ा वो युद्ध। बट फिर भी वो भी एक तरह से कह सकते हो कि आप इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। बट देखिए छोटे छोटे स्टेट में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट होने लगे थे। सिंध का जो एरिया था वो भी 1843 में ले लिया गया, उसके बाद पंजाब का एरिया भी ले लिया गया। बट द प्रेसिडेंट जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने काफी ट्राई तो किया, बट उनकी डेथ के बाद, ठीक है, तब तक तो कंपनी की इतनी वो नहीं थी, हिम्मत नहीं हुई, पर उनकी डेथ के बाद, क्योंकि उसके बाद इतने पावरफुल राजा वहां पे नहीं थे, तो वो सारा एरिया वहां पे कवर कर लिया गया, ले लिया गया पंजाब का। इसके बाद और भी एरिया जो इंडिया के थे वो किस किस पॉलिसीज के अंतर्गत ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गए, इसमें से था एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेस। इसको लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जो कि गवर्नर जनरल रहे फ्रॉम 1848 से टू 1856। तो डिफरेंट जनरल गवर्नर जनरल ने अपने डिफरेंट वे से धीरे धीरे सारी इंडिया की जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, टेरिटरीज, प्रोविंसेस थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन रूलर मर जाता है बिना किसी मेल हायर के, अपने वंश के बिना किसी मेल हायर के, तो उसका पूरा जो किंगडम होता था वो लैप्स हो जाता था, वो कंपनी टेरिटरी के अंतर्गत आ जाता था। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसी एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद फाइनली उन्होंने अवध पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और अवध के लिए उन्होंने ये रीजन दिया कि इसलिए अपने कंट्रोल में ले रहे हैं इस एरिया को, अवध को, क्योंकि जो यहाँ का नवाब है उसका यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, मिस गवर्नमेंट है। बट ये बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता था कि कितना अच्छा नवाब का गवर्नमेंट था, कितना अच्छा नवाब जो था वो काइंड था लोगों के प्रति। तो इस वजह से काफी ज्यादा बड़ा रीजन रहा कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो यहाँ की जनता ने पूरा सपोर्ट किया। आज के बाद न्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना 1773 से 1785 तो उसने काफी मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स पे काम किया।
काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा फॉर एक्सटेंडिंग ऑफ कंपनी पावर। और इसके लिए इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिवाइड किया यूनिट्स में, प्रेसिडेंसीज में। और जिसे प्रेसिडेंसीज मैंने बताया था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तो उस टाइम 3 प्रेसिडेंसीज थी। और इसमें हर एक प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर घोषित कर दिया था जो वहां पे रूल करता था, जो हेड होता था, एक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे चलाता था, सुप्रीम हेड होता था गवर्नर जनरल। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जिसे इंट्रोड्यूस की थी काफी सारी सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस की किस तरह से जस्टिस को भी करा जाए। तो इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाए गए 1772 के सिस्टम ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। एक फौजदारी जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसको फौजदारी अदालत बोलते थे, और एक सेकंड सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत बोलते थे। इसके साथ ही जो मौलवी जो हिंदू पंडित थे वो काफी उनको इंटरप्रेट, क्योंकि हर एक धर्म का अपना अपना कुछ कानून होते थे, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई केस आता था वो इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉज को। और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे वो इन सिविल कोर्ट्स को सुनते थे, प्रिसाइड करते थे। इसके बाद जो क्रिमिनल कोर्ट से जो स्टिल काजी के अंतर्गत आते थे, मुफ्ती के अंतर्गत आते थे, उसका भी सुपरविजन ये कलेक्टर्स ही करते थे। काजी जो था एक जज था, मुफ्ती था जो जूरियस मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेटेड। और इसके बाद देखिए इम्पीचमेंट क्या होता था। इम्पीचमेंट जो ट्रायल अगर किसी की तरफ कोई भ्रष्ट आरोप लगता था मिसकंडक्ट का, तो उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता था इंग्लैंड में, ठीक है। जो उनका आप कह सकते हो जो हायर, जिसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राष्ट्रपति होते थे, तो जो हायर जो उनका हाउस होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो वहां पे इम्पीचमेंट चलता था जब एक ऑफिसर्स को उसकी पोस्ट से वहां पे हटाया जाता था। फिर इसके बाद इसके साथ ही 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज को एकदम वहां पे उन्होंने कंपाइल किया, बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट। और उसके बाद ही लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग एक न्यू सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। और वहां पे वाइला कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता। इसके साथ ही एक कोर्ट ऑफ अपील जो सरदार निजामत अदालत, वो उसको भी सेटअप किया है कलकत्ता में। इस बार आता है कंपनी का रूल। तो अगर कंपनी का रूल के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल इन्होंने अपनी सेना को भी काफी स्ट्रॉन्ग रखा। जैसे मुगल आर्मी में कैवलरी जो फोर्सेस थी पूरी सवार की होते थे, ट्रेन सोल्जर्स होते थे, हॉर्स बैक पे इन्फेंट्री होती थी जो, और पैदल जो फुट सोल्जर्स होते थे वो सब तैयार होते थे। इन्होंने ट्रेनिंग दी आर्चरी की, तीरंदाजी की, स्वाड की, किस तरह से यूज करना है। तो क्योंकि अगर मिलिट्री अच्छी होगी तो फिर बिल्कुल आप डोमिनेट कर सकते हो। रूरल एरियाज के भी काफी सारे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको भी जबरदस्ती सेना में भर्ती किया, ट्रेनिंग दी गई उनको। और जो लोकल जमींदार होते थे वो इन पीजेंट्स को सप्लाई करते थे मुगल्स को एज अ पैदल सोल्जर्स उनको प्रोवाइड करते थे बैटल्स के टाइम। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये सेम मेथड अडॉप्ट किया अपनी आर्मी फोर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिक्रूटमेंट करने के लिए। जो किसान होते थे उनको जब फौज में भर्ती किया गया, उनको आर्मी में जब भर्ती किया तो उनको सिपाही बोलते थे। सिपाही मतलब हिंदी में हम लोग सिपाही, जो सोल्जर होता है उसके सिपाही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जो ब्रिटिशर्स थे उसको सिपाही बोलते थे सोल्जर्स को। इस तरह से ब्रिटिशर्स के जो फाइट हुई बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट के साथ, तो उसको सोल्जर्स चाहिए थे, तो उससे इंडिया के सोल्जर्स को इस्तेमाल किया। आर्म्ड मस्केट्स होते थे, मैच लॉक्स होते थे, मतलब जो बंदूकें लेके चलते थे, भारी भरकम जो बंदूकें होती थी उसको मस्केट बोलते थे। मैच लॉक्स जो बंदूकों में बारूद जो है वो माचिस के द्वारा जला के उसको स्टार्ट किया जाता था, तो उसको मैच लॉक्स बोलते थे उन बंदूकों को। इसी के साथ काफी पैदल चलने वाली सेना भी थी और उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये दे उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी। इसके साथ ही 19वीं सेंचुरी में देखा जाए तो ब्रिटिश ने काफी डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को अपनाया, और किस तरह से जो बोला ना कि फुट पैदल चलने वाले सैनिकों की ज्यादा यहाँ पे डिमांड होने लगी, और जिनकी सप्लाई काफी मात्रा में इंडिया से हुई भी। कंक्लूजन अगर देखें पूरे चैप्टर का तो हम समझ सकते हैं किस तरह से एक ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरह से उसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया एक ट्रेडिंग कंपनी से एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर की तरह। इसके साथ ही जब स्टीम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई अर्ली 19वीं सेंचुरी में, जिसने की काफी ज्यादा ऐड किया इस प्रोसेस को, और जो कि पहले 6 से 8 महीने लगते थे इंडिया आने में समुद्री रास्ते से, अब वो सिर्फ 3 से 3 वीक लगते थे बस समुद्री रास्ते को कवर करने में। और इस वजह से काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली यहाँ पे धीरे धीरे आके सेटअप होने लगी। और इस तरह से कंपनी जो है 1857 तक काफी सारा डायरेक्ट रूल इन्होंने किया। 63% टेरिटरी स्पेन का रास्ता, 78% जो पॉपुलेशन थी इंडियन को सब कॉन्टिनेंट की वो इनके कब्जे में थी। तो इसका पूरा का पूरा जो कह सकते हो आप क्रेडिट जो है वो स्टीम इंजन को जाता है। तो एक तरह से इन्होंने जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था पहले, अब वो एकदम डायरेक्ट हो गया, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा होल ऑफ इंडिया को देखा जाए तो उनके वो कंट्रोल में थी। तो आई होप इस तरह से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.